हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर जो है वो आई है और वो ये आई है कि एक बड़े ही इम्पोर्टेंट कमांडर टीटीपी के जो हैं उसको निशाना बनाया गया है और ये ऑपरेशन जो है एक इंटेल बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। आईएसपीआर ने जो है वो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रात केपी के इलाके ज़िला बाजौर में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के ज़रिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज जो हैं उनके एक ग्रुप की नकलो हरकत का पता चलाया और फिर जो है उसको निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में जिसको मारा गया है वो है मोस्ट वांटेड खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहम और उसके समेत 4 और लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया है। अब ये कारी अमजद कौन है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? कहा जा रहा है कि एक तो ये वही टीटीपी रहनुमा हैं जो यूएस को भी मतलूब है। यूएस ने भी इनको एक डेजिग्नेटेड दहशतगर्द जो है वो करार दिया है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये टीटीपी के जो है सेकंड इन कमांड जो है वो इनको समझा जाता है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री स्ट्रैटेजी। इफ्तिखार फिरदौस साहब जो कि एक्सपर्ट हैं और अफगान उमूर, हमारे साथ भी शो में जो है वो मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा है दैट ही वाज कंसिडर्ड अ मास्टर्ड स्ट्रैटेजिस्ट। 2 हफ्ते पहले जो है वो इसकी वीडियो भी आई थी कारी अमजद की बाजौड़ के इलाके से और फिर जो है ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया और इसको एक बहुत बड़ी जीत जो है वो समझा जा रहा है पाकिस्तान के लिए। तो ये कारी अमजद जो हैं इसको जो है इसके सर की कीमत भी जो है वो लगाई गई थी, 50 लाख रुपए जो है वो मुकर्रर की गई थी और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मतलूब था। और ये अफ़गानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म भी रहा है रिसेंटली। तो ये अपडेट आई है। कल हमारे ही शो में जब हम इफ्तिखार से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि एक जो है वो बॉम्ब अटैक हुआ है जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है केपी की वहाँ पर, और वहाँ पर तकरीबन हमारे 6 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 14 के करीब लोग जो हैं वो उसमें इंजर्ड भी हैं। और ये एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और फिर इसके बाद जो है जो वहाँ पे मिलिट्री व्हीकल थे उनको भी जो है वो आग लगा दी गई है टीटीपी के जानिब से। और इसके बाद जो है वो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन पाकिस्तान भी लेगा और ज़रूर इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि रात को जो है वो ये ऑपरेशन हुआ, इंटेल बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें कारी अमजद और उसके 4 साथियों को जो है वो मारा गया है। तो ये निशानदेही जो है वो कल ही इफ्तिखार ने कर दी थी और ये उस बात की भी उस बात को भी कंफर्म करता है जो कि पाकिस्तान ने की जब अफगान पाकिस्तान टॉक्स हो रहे थे कि कोई भी अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान जो है वो उसका ज़रूर जवाब देगा और भरपूर जो है वो जवाब देगा। और वही हमने देखा कि उसका जवाब जो है वो फ़ौरन ही पाकिस्तान ने दिया जब ये अटैक जो है कुरम डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। अब क्योंकि बात कर रहे हैं केपी के हवाले से और केपी ही सबसे सेंसिटिव जो है वो इस वक्त सूबा नज़र आ रहा है, द मोस्ट अफेक्टेड सूबा, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है जब ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस होते हैं, ये जंग होती है। केपी के सीएम जो हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पख्तूनख्वा है, कोई लेबॉर्ट्री जो है वो नहीं है। एक बंदा आता है, इसका एक फार्मूला होता है, वो इनको मुजाहिदीन बनाता है, दूसरा ऑपरेशन करता है, तीसरा इनको आबाद करने का सोचता है और फिर ऑपरेशन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 100 दहशतगर्द अगर मार दिए जाएं तो 2 आम शहरी गलती से मारना कोलैटरल डैमेज जो है वो समझा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर 100 दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है तो उसमें अगर 2 लोग आम शहरी जो हैं वो उनको मार दिया जाए तो ये कोलैटरल डैमेज जो है ये समझा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ उनका कहना है कि हमारे इलाकों में तो 21 शहरी जो हैं वो मार दिए जाते हैं और इनका कोई दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये वॉर क्राइम है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो वज़ीर आला जो हैं सूबे के, केपी सूबे के, वो अपनी सोच जो है वो बता रहे हैं ऐसे वक्त में जब हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, जब सिचुएशन जो है वो इतनी सीरियस मोड पर जो है वो आ चुकी है, तब वहाँ के वज़ीर आला जो हैं वो अपनी सोच बयान कर रहे हैं। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई की हमदर्दियाँ सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन फ़ैसला साज़ों को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर
पॉलिसी मुरतब करें, सूबे का जो हक है वो हम डंके की चोट पर लेकर रहेंगे। मैं असेंबली के फ्लोर पर ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात खुश आइन हैं, लेकिन हमारे खदशात जो हैं वो मौजूद हैं। जो मेन स्टेक होल्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। हम किसी किस्म के मुज़ाकरात में, एतमाद में हमें नहीं लिया जा रहा। अब ये बातें इसलिए अहम हैं क्योंकि मैं जैसे बार बार मैंने कहा कि ये केपी के सीएम हैं सुहेल आफरीदी, और अगर वो ये बात कर रहे हैं और अवाम उनके साथ है तो ये वहाँ की जो अवाम है उसकी सोच की अक्कासी जो है वो ये कर रहे हैं। अगर वहाँ के लोगों की सपोर्ट, वहाँ की अवाम की सपोर्ट जो है वो मौजूद नहीं होगी तो किसी भी जंग को जीतना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जब 2014 में हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो तमाम लोग जो है वो आपके साथ थे, तमाम अवाम, तमाम पार्टीज़, तमाम लोकल्स जो है वो आपके साथ खड़े थे, और इसीलिए उस जंग में जो है वो हमें कामयाबी हासिल हुई थी। आज वो सूबा जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जो सबसे बड़ा जो है विक्टिम है, और जब आप ये ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो यही सूबा होगा। इसी सूबे के लोग होंगे जिनको डिस्प्लेसमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है, नकल मकानी फेस करनी पड़ती है, और अपने घरों को, घर बार को जो है वो छोड़ कर जो है वो उनको जाना पड़ता है। ये वही लोग हैं, और इन्हीं लोगों को अगर आप, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, और इन्हीं को अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे, इनसे मशावरत नहीं करेंगे, इनको बिठा के समझाएंगे नहीं, इनसे बातचीत नहीं करेंगे, इनके जो एतराज़ात हैं, जो खदशात हैं, अगर उनको जो है वो फेस नहीं करेंगे, उनको केटर नहीं करेंगे, तो ये जंग जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मिलिट्री पावर की ज़रूरत नहीं होती, एक सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट की, आवाम की सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। तो किसी भी जंग का डिसाइसिव फैक्टर जो है वो ये होता है कि आपकी अपनी आवाम जो है वो तमाम नुकसानात, तमाम जो मुश्किलें हैं वो उठाते हुए, वो बर्दाश्त करते हुए भी इस जंग में आपके साथ किस हद तक जाने को तैयार है, किस हद तक आगे जाने को तैयार है, वही आपकी जंग जीतने का जो है वो डिसाइसिव फैक्टर होता है। बड़ा इंटरेस्टिंगली द आर्ट ऑफ वॉर जो किताब है उसमें लिखा गया है कि इफ़ यू नो द एनिमी and know yourself, you need not fear the result of 100 battles। तो एनिमी को तो आपने समझने में इतना वक्त लगा दिया, जैसे कि सुहेल आफरीदी ने बड़े अच्छे से कहा कि एक आता है कहता है ऑपरेशन करेंगे, एक आता है कहता है इनको बसाना है, एक आता है कहता है इनको ये मुजाहिदीन है। तो एनिमी को समझने में जो है वो आपने खासा वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया है, और जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन थी एनिमी के हवाले से वो सब जो है वो अब गलत साबित हो रही है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं कि माजी में जो है क्या आपकी इंटरप्रिटेशन थी, और अब जो है वो आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है अफगान तालिबान को लेकर, टीटीपी को लेकर, कभी गुड तालिबान कभी बैड तालिबान, इस किस्म की पॉलिसीज़ जो है वो आपने अपनाई, और अब जो है वो उसमें हम एक बिल्कुल ही एक तब्दीली देख रहे हैं। तो ये जो कोट है, इफ़ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। तो एनिमी को पहचानने में आपने गलती कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब आप पहचान गए हैं। बट यू हैव टू नो योर सेल्फ, और नो योर सेल्फ मतलब आपको अपने लोगों को, अपने लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको जानना होगा, उनको पहचानना होगा कि उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या खदशात हैं, उनके क्या एतराज़ात हैं, उसको आपने केटर करना होगा, और तभी ये मामला जो है वो हल हो सकता है। आप तो जो हैं, आपने तो उनकी एक मुलाकात जो उन्होंने अपने लीडर से करनी है उसको जो है वो अना का मसला बना दिया है। फिर एक दफ़ा जो है वो चौथी मरतबा ऐसा हुआ कि सुहेल आफरीदी इमरान खान से मिलने गए और उनको जो है वो मिलने नहीं दिया गया। मैं देख रही थी राना सनाउल्लाह भी जो है वो मालिक साहब के शो में जो है वो बैठे हुए थे, और उनसे जो है जब पूछा मालिक ने कि आप क्यों जो है वो ऐसा क्या हो गया है, क्यों मिलने जो है वो आप नहीं दे रहे, क्या वजह है ऐसी, तो ये कोई ज़िद है, कोई अना है, क्या है। तो राना सनाउल्लाह का बड़ा ही मतलब एक मैं क्या कहूँ कि अनफॉर्चुनेट जवाब था जब उन्होंने ये कहा कि ये इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इनको लगता है यही सब कुछ है तो ये मिल के दिखाएँ, तो अब इनको पता चलेगा कि मिलना जो है वो ऐसे नहीं होता, इस तरह की बातें करके जो है वो मिला नहीं जाता। तो पूरा क्रक्स जो उनका था उससे ये जाहिर होता है कि वाकई ये अना और ईगो का मसला है कि हम सबक सिखाना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने इतनी धुआंधार तकरीरें की हैं तो अब उनको हम जो है वो उनके लीडर से मिलने नहीं
नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं आशिक हूँ इमरान खान का, तो इस पे जो है वो ऐसा लगता है कि एक चिढ़ और आग लगी हुई है कि हम जो है वो इनको मिलने नहीं देंगे। हालांकि उसी इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ तकरीरें इनकी धुआंधार, जब इनसे पर्सनली बात की जाए या वन ऑन वन बात की जाए तो ये बड़ी समझदारी की जो है वो बातें करते हैं। तो जब आप ये बात समझते हैं तो फिर इस इम्पोर्टेंट मोड़ पर जहाँ पर दहशत गर्दी का इतना बड़ा मसला जो है वो फंसा हुआ है और इतने सेंसिटिव माहौल है, उसमें जो है अगर सुहेल आफरीदी की मीटिंग हो भी जाती है अपने लीडर से तो इसमें क्या बड़ी बात है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये इस मामले को इतना ज़्यादा खींचने की जो है वो क्या ही ज़रूरत है। तो ऐसे माहौल में जो है कोशिश करनी चाहिए कि इन मामलात को जो है वो हल किया जा सके, ताकि वन पेज पर जो है वो आप आ सकें एक ऐसे सूबे के सीएम के साथ जो सूबा सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पर है इस दहशतगर्दी की जंग में। तो कोशिश जो है वो ये करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अना का मसला बना के एक मुलाकात को जो है वो आप एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बना दें। अब जो है सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान टर्की के मुज़ाकरात थे, जो कहा जा रहा था कि चौथा राउंड जो है वो भी कोलैप्स हो गया है और कोई जो है वो नतीजा खेज जो है मामलात सामने नहीं आए हैं, किसी चीज़ पे जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो सका है। हम बात कर रहे थे कल इफ्तिखार फिरदौस से और उसी वक्त जो है वो उन्होंने कहा कि अभी भी रात को 9 बजे जो है वो फ्लाइट है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर मौजूद है, हो सकता है कि कोई और राउंड जो है वो शुरू हो जाए, कोई और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए और अब कोई फ्रेश पॉइंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे बात करने के लिए, जो कि सिर्फ अमेरिका और चाइना दे सकता है। तो अब जब एक फ्रेश आगाज़ जो है वो वापस से हो गया है, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तुर्की के कहने पर पाकिस्तान का वफ्द तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए एयरपोर्ट से वापस चला गया, तो क्या अमेरिका और चाइना की तरफ से एक पुश आया है और इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि वफ्द जो है वो वापस चला गया है और वापस से ये बातचीत का आगाज़ जो है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट कतर और टर्की नज़र आ रहे हैं जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इन मुज़ाकरात के पीछे जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इन मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावट तो बस यही है कि पाकिस्तान पर अफ़गान सरजमीन से किसी भी हमले की इजाज़त ना देने के मौक़िफ़ पर काबुल की अदम रजामंदी है और वो इस वक्त तक इसमें कोई पेशरफ जो है वो नहीं देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर काबुल ने तावन नहीं किया और भारत के आलाकार बनकर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की जो है वो कोशिश करते रहे तो पाकिस्तान अपना रद्द अमल जो है वो ज़रूर देगा और काफ़ी सख्त स्टेटमेंट जो हैं वो ख्वाजा आसिफ ने भी दी हैं। अब दोनों ममालिक जो हैं कतर और टर्की वो एक अहम रोल जो है वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं। जब हमारी इफ्तिखार फिरदौस से बात भी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उस तरह से डायलॉग नहीं होता जिस तरह से लोग समझते हैं, उनको पता नहीं है कि किस किस्म की नेगोशिएशंस हो रही होती हैं किस तरह से। इसमें कतर जो है वो बात कर रहा है अफ़गानिस्तान साइड से और टर्की जो है वो बात कर रहा है पाकिस्तान साइड से। तो कतर जो है वो वहाँ जो वफ्द मौजूद है अफ़गानिस्तान का जिसमें अनस हकानी मौजूद हैं, जिसमें उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो मौजूद हैं और दूसरे लोग मौजूद हैं, उनसे जो है वो कतर बात कर रहा है और जो पाकिस्तान की टेक्निकल कमेटी गई है उनसे टर्की जो है वो इस वक्त बात कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको अगर दोनों को आमने सामने बिठा देते तो बहुत ही शायद हालात जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, शायद कोई गर्मा गर्मी जो है वो देखी जा सकती थी। इसलिए कोशिश की गई है कि मिनिमल इंटरेक्शन जो है वो दोनों साइड्स का देखा जाए। इसीलिए ये भी कहा जा रहा था कि कतर जो है वो शायद इतना ज़्यादा एडमेंट नहीं है कि कोई लिखाई पढ़ाई हो और लिख कर जो है वो अफ़गानिस्तान जो है किसी एग्रीमेंट को साइन करे और एक नॉन फॉर्मल सा ही जो है एग्रीमेंट हो जाए तो भी काम हो जाएगा। लेकिन टर्की जो है वो इस बात पर एडमेंट है कि लिख कर एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाए। और फिर हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के मीडिया पे भी कुछ इस किस्म की खबरें चलने लगीं कि टर्की जो है वो बाइस्ड है, वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है एंड ऑल दैट। तो ये दोनों अतराफ़ का इस वक्त जो रोल है कतर और टर्की का वो जो है वो
آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹرکی کے انٹیلیجنس جو ہیڈ ہیں ابراہیم کلین, جو کہ زیادہ تر انوالو رہے ہیں جب افغانستان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی, جو 19 اکتوبر کو ہم نے پیس ایگریمنٹ سائن کیا, اس میں بھی جو ہے وہ موجود تھے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے اسٹریس کرنے پر جو ہے یہ ٹاکس جو ہیں یہ دوبارہ شروع ہوئی ہیں. اس ایگریمنٹ میں کیا ڈیمانڈز پاکستان نے رکھی؟ 3 ڈیمانڈز پاکستان نے رکھی. 3 ڈیمانڈ جو ہے وہ افغانستان نے بھی رکھی, جس کے بارے میں جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن پہلے دن سے, شروع دن سے 3 ڈیمانڈز افغانستان کی بھی تھی. پاکستان کی کیا ڈیمانڈ تھی کہ بارڈر کے قریب ایک بفر زون بنانا تھا, جس میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس کو وار جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اس کے علاوہ 6 ایسے نام بھی دیے تھے جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, جس میں ظاہر حافظ گل محمد جو ہے وہ بھی شامل تھے. اس کی انٹیلیجنس پاکستان کی طرف سے دی گئی کہ وہ کہاں موجود ہیں, اور ان کی ویڈیوز اور باقی ثبوت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میٹنگ میں دکھائے گئے تھے. تیسرا پارٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو, افغانستان جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرے گا جب ان کو شواہد دیے جائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, تو افغانستان جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گا. لیکن 3 ڈیمانڈز افغانستان کی بھی جو ہے وہ اس میں نظر آئی ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ جو ریفیوجیز کو واپس کرنے کا سلسلہ ہے اس کو ٹوٹلی روک دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو بہت تیزی سے جو ہے وہ واپس بھیجا جا رہا ہے, اور اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ کافی جلدی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اس پہ افغانستان نے کہا ہے کہ اس پروسیس کو روک دیا جائے. دوسرا یہ کہ بارڈر کے لیے اسپیشل پاسز جو ہے وہ بنا دیے جائیں تاکہ ویزے کا مسئلہ نہ ہو, جو لوگ مسلسل آتے جاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور بارڈر جو ہے وہ بند نہ ہو. تیسرا یہ کہ ہمیں یقین دہانی کروائی جائے کہ پاکستان ہمارا بارڈر کراس کر ہم پر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا. تو یہ 3 ڈیمانڈز افغانستان نے بھی رکھی ہیں ان کے سامنے. مسئلہ صرف یہی ہے, اور اب پتہ نہیں اب جو نیا راؤنڈ ہے اس میں کیا ہوگا, لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ جو ساری باتیں وربلی ہوئی ہیں اس کو ریٹن میں جو ہے وہ لکھا جائے اور سائن کیا جائے, جس پہ افغانستان جو ہے وہ نہیں مان رہا ہے. اب ایسے میں جب افغانستان اور پاکستان کے انٹینس ماحول میں یہ مذاکرات جو ہے وہ چل رہے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. کچھ فیک خبریں ہیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا ایک پہاڑ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے ایز یوزول کسی بھی چیز کو مان کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. اسی حوالے سے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے جس میں جو روسی صدر ہیں پیوٹن, ان کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دینے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے. اب یہ ویڈیو جو ہے اور اس میں جو آڈیو ہے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روسی صدر جو ہیں پیوٹن, انہوں نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. اب یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اس ویڈیو کا میں ایک فیک اور غلط ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. جو وائس اوور دیا گیا ہے اس ویڈیو کے پیچھے وہ فارسی زبان میں دیا گیا ہے, اور وہ ایک فیک جو ہے وہ وائس اوور ہے. اس کی تردید کی ہے اسلام آباد میں جو روسی سفارت خانے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل جو یہ ویڈیو ہے پاکستان کو دھمکی دینے کی, اس کو جعلی قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فیک ہے, اور تفصیلی وضاحت میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو جس میں روسی صدر پیوٹن کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے, یہ مکمل طور پر جعلی ہے. بیان کے مطابق مذکورہ ویڈیو 23 اکتوبر کو روسی جغرافیائی سوسائٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے بعد روسی صدر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو یہ کسی اور اوکیزن پہ پیوٹن کی ویڈیو ہے جس میں وہ بات کر رہے تھے, ایڈریس کر رہے تھے. اس کے پیچھے جو ہے وہ وائس اوور لگا کے یہ کہا گیا, بلکہ پھر روسی ایمبیسی نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے سیاسی اور سفارتی حل کے حامی ہیں. تو اس قسم کی فیک نیوز جو ہے وہ اکثر مس لیڈنگ نیوز جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں. یہ تو وار اور سیاسی خبروں کے حوالے سے ہے. سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی ہمیشہ ہی فیک نیوز کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں بیچارے. وہ تو آئی تھنک یوز ٹو ہی ہو جاتے ہوں گے. جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ عابدہ پروین کے حوالے سے نیوز آ گئی تھی کہ ان کو کینسر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب کا بھی ٹویٹ آیا کہ میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی شاید کوئی پکچر آ گئی تھی ہاسپٹل کی, تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کو جو ہے وہ کینسر ہے, جبکہ وہ اچھی خاصی الحمدللہ جو ہے وہ ہیلدی ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں.
इसी तरह बड़ा इंटरेस्टिंगली नसीबो लाल जो हमारी ज़बरदस्त एक सिंगर हैं, उन्होंने एक बच्चा अपनी गोद में उठाया हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी, और उन्होंने कहा कि बेटे का नाम जो है वो सजेस्ट करें। ये उनका कैप्शन था और उनका कैप्शन देना था, और लोगों ने कह दिया कि ये 56 साल की हैं और देखें ये माँ बन गई हैं। और इस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे एक भरमार हो गई कमेंट्स की कि किसी ने कहा कि उन्होंने वो IVF यूज़ करके का इस्तेमाल किया है शायद, और देखें ये 56 की हैं, किसी ने मुबारकबाद दी। तो तरह तरह की बातें जो हैं वो हुई कि ये माँ बन गई हैं। लेकिन फिर नसीबो लाल ने ख़ुद ही इस चीज़ को जो है वो अपनी खामोशी तोड़ी और वाज़े किया कि ये जो मैंने उठाया हुआ है बच्चा, मैं इसकी दादी हूँ, तो मैं दादी जो है वो बन गई हूँ। तो फाइनली जो है वो उन्होंने इसकी जो है वो वजाहत भी कर दी। तो फेक न्यूज़ की जो भरमार है उससे आप लोग भी बचे रहें, और कोशिश करें कि जो भी न्यूज़ कंज्यूम करें वो वेरीफाइड न्यूज़ हो, जैसे कि हम आपको वेरीफाइड न्यूज़ देते हैं डिफरेंट सोर्सेज से जमा करके, डिफरेंट लोगों से जो है वो बात करके। आप भी इसी तरह वेरिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज पे जाके, उन सोर्सेज पे जाके जो कि रिलायबल सोर्सेज हैं, ताकि आप भी फेक न्यूज़ पे अपना वक्त जो है वो ना ज़ाया करें।